लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। चाईबासा में थैलेसीमिया मरीज के ब्लड में संक्रमण पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। रांची के सिविल सर्जन ने आज रांची के रेड क्रॉस सोसाइटी ब्लड बैंक को बंद कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की जांच में कई कमी पाई गई, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि पिछले 18 वर्षों से रेड क्रॉस द्वारा संचालित ब्लड बैंक का पेपर रिन्यूअल नहीं हुआ। सिविल सर्जन ने कहा कि जांच के दौरान कमियां पाई गई और उसके बाद फिलहाल रेड क्रॉस के ब्लड बैंक को बंद करने के निर्देश दिए गए। और इसी बीच कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों ने कहा है कि वो पिछले लंबे वक्त से रांची में जनहित का कार्य कर रहे हैं। ड्रग्स कंट्रोलर नहीं होने की वजह से उनके सर्टिफिकेट को रिन्यूअल नहीं किया गया, जिससे अब आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। डिटेल्ड इंस्पेक्शन हमारे सारे पैथोलॉजिस्ट और जो ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं या असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ड्रग के, वो सब मिल करके किए हैं। और उसमें हम लोगों को बैन करने लायक, बिल्कुल तुरंत रोकने लायक सिर्फ रेड क्रॉस सोसाइटी का लगा, क्योंकि रेड क्रॉस सोसाइटी में लाइसेंस बहुत दिनों से पेंडिंग है, काफ़ी साल से वो लाइसेंस उनका नहीं है। और दूसरा कुछ और कमियां थी उनमें। 35 से 40 लोग यहाँ से ब्लड ले जाते हैं, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क रहता है और उनके बदले में कोई भी डोनर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो वो लोग निश्चित रूप से सफर करेंगे। ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी है, वो किसी का लाइसेंस रिन्यू नहीं कर रहे थे। हम लोगों ने बहुत बार उनसे बात भी की, लेकिन चूंकि रिन्यू नहीं हो पा रहा है, उनका पीछे उनका कुछ और कारण है। पिछले 18 वर्षों से बिना लाइसेंस के चल रहे रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक को रांची के सिविल सर्जन ने जांच के बाद बंद कर दिया है। हालांकि रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से हम लोगों ने प्रयास किया कि इसके सर्टिफिकेट को रिन्यूअल किया जाए, लेकिन चूंकि अधिकारी नहीं होने की वजह से इनके कागजात को रिन्यूअल नहीं किया गया और अब हालात ये आए हैं कि इनके ब्लड बैंक को बंद करने का निर्देश दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस सोसाइटी द्वारा करीबन महीने के 300 से 400 यूनिट ब्लड कलेक्ट किए जाते थे और 30 से 40 थैलेसीमिया मरीजों को भी दिया जाता था, उसके लिए अब सदर अस्पताल या जिला प्रशासन क्या व्यवस्था करती है। और सवाल तो ये भी होते हैं कि जब रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष खुद स्थानीय डीसी होते हैं, जिले के डीसी होते हैं, तो आखिर उन्हें पिछले 18 वर्षों से रिन्यूअल सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया गया। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। चाईबासा ब्लड बैंक पर थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाने के आरोप लगे हैं। इसके बाद अब यहां ब्लड स्क्रीनिंग पर भी रोक लगा दी गई और अब चाईबासा ब्लड बैंक ब्लड स्टोरेज यूनिट के तौर पर काम करेगा। ब्लड बैंक की ओर से खून संग्रह कर जमशेदपुर के MGM मेडिकल कॉलेज स्थित ब्लड बैंक भेजा जाएगा, जहां जांच के बाद ये खून वापस चाईबासा ब्लड बैंक आएगा, जो मरीजों को मिलेगा। सदर अस्पताल प्रबंधन की ओर से ब्लड स्टोरेज की कमी को दूर करने के लिए लोगों को रक्तदान करने की अपील भी की जा रही है, जिससे कि इस समस्या को दूर किया जा सके। चूंकि अभी प्रोसेस के तहत हम यहाँ पे जांच नहीं कर पाएंगे, तो जो ब्लड कलेक्शन होगा उसको हम लोग कलेक्शन करके MGM भेजेंगे। वहाँ रक्त जांच के पश्चात फिर हमको एक स्टोरेज के रूप में यहाँ पे काम करने का अनुमति मिला है। तो हम उस ब्लड को तो जैसे अभी थैलेसीमिया के बच्चे या जो अर्जेंट केसेस होंगे, उनको हम ये ब्लड या रक्त हम दे पाएंगे। चाईबासा ब्लड बैंक में ब्लड स्टोरेज की समस्या को दूर करने के लिए अस्पताल प्रबंधन द्वारा लगातार प्रयास जारी है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा जिले के विभिन्न सामाजिक संस्थानों के अलावा यूनिवर्सिटी, कॉलेज, पुलिस और अन्य संगठनों से संपर्क कर लोगों को यहाँ रक्तदान के लिए आने के लिए अपील किया जा रहा है। कई लोग अब आना शुरू कर दिए हैं और यहाँ पर रक्तदान किया जा रहा है। यहाँ के जो सदर अस्पताल के उपाधीक्षक हैं, उनके मुताबिक यहाँ पर सदर अस्पताल के जो ब्लड बैंक में अभी स्क्रीनिंग की प्रोसेस में कुछ कमी हो रही है, जिसके कारण
जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में उस डोनेट किए गए ब्लड को स्क्रीनिंग और अन्य जांच के लिए भेजा जाएगा और वहां से जांच कर वापस आने के बाद उस ब्लड को मरीजों को और जो भी जरूरतमंद लोग हैं उन्हें दिया जाएगा। और इन्हीं कारणों के कारण यहाँ पर ब्लड स्टोरेज की कमी हो रही है। धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है। रूपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। और गुमला से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नाबालिग गर्भवती की टांगी से काटकर हत्या हुई है। सन की प्रेमी पर हत्या के आरोप लगे हैं। आरोपी ने भी खुदकुशी की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी मृतक। रायडी के पुराना रायडी गांव की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुमला से नाबालिग गर्भवती की टांगी से काटकर हत्या हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सन की प्रेमी पर हत्या के गंभीर आरोप लगे हैं। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। चाईबासा के गोइलकेरा और मनोहरपुर क्षेत्र में जंगली हाथियों के झुंड ने इन दिनों उत्पात मचाकर रख दिया है। जंगली हाथियों के झुंड ने क्षेत्र के कई घर को क्षतिग्रस्त कर दिया और इसके साथ ही हाथियों के झुंड ने क्षेत्र में खेत में धान की फसल को रौंद डाला है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। क्षेत्र के लोग वन विभाग के कर्मियों के साथ मिलकर पिछले 2 से 3 दिनों से हाथियों के झुंड को जंगल की ओर खदेड़ने में लगे हुए हैं। कल रात को हाथियों का झुंड रेलवे ट्रैक के पास भी आकर गिरा था, जिसके बाद रेलवे द्वारा एहतियातन इस क्षेत्र में ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी गई थी, उसे धीमी कर दिया गया था। लेकिन बावजूद इसके ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हाथियों ने उत्पात मचा रखा है, जिसकी वजह से लोग बेहद परेशान हैं। और राजधानी रांची से एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। वित्त मंत्री का सीएम हेमंत को पत्र। एससी आयोग के गठन का आग्रह। राज्य में एसटी की स्थिति को लेकर पत्र लिखा गया। राज्य में एससी की स्थिति एसटी से बदतर बताई जा रही है। एससी भूमिहीन मजदूरी पर निर्भर। वित्त मंत्री ने ये बात पत्र में लिखकर हेमंत सोरेन को भेजी है और इस पत्र पर क्या एक्शन हेमंत सोरेन लेंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल पत्र को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है। और देखिए, राज्य में एससी आयोग के पुनर्गठन को लेकर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और इस पत्र में राज्य में एससी समाज की स्थिति आदिम जनजाति से भी बदतर बताई गई है। न्यूज 18 से खास बातचीत में वित्त मंत्री ने बीजेपी पर निशाना साधा और ये कहा है कि पूर्व में राज्य में एससी आयोग के गठन को लेकर नियमावली तो बना दी गई, लेकिन ये क्रियाशील नहीं हो पाई। सीएम को पत्र लिखना एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, न कि सरकार पर कोई लांछन लगाना। राज्य में एससी आयोग के गठन को लेकर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर हमेशा से गंभीर रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने इसको गठन को लेकर सीएम हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखी है। सर, आपकी एक जो चिट्ठी आपने सीएम को लिखी है उस बारे में सर जानकारी दीजिए। सर, ये पुनर्गठन की मांग है। 2018 में ही आयोग का गठन हो गया था। 2008 में परामर्शदात्री की नियमावली बन गई थी, सब कुछ हो गया था, लेकिन कभी फंक्शनल नहीं हुआ। तो मैंने यही कहा था मुख्यमंत्री जी को कि हम लोग ये बात बताएं लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी को वोट लेना था तो कागज में तो नियमावली भी बना दिया गया, आयोग का गठन कर दिया गया, उसके लिए एचईसी में एक ऑफिस भी खोल दिया गया, लेकिन कभी ये फंक्शनल नहीं रहा। और जो पर कैपिटा इनकम है पर ईयर का, अगर इस राज्य का 1,05,000 है तो अनुसूचित जाति का 50,000 से अधिक नहीं है। ने बताया कि 14% राज्य में एससी हैं और उनकी स्थिति एसटी से भी बदतर है, तो क्या इन 6 सालों में क्या आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है? देखिए, बात को आप ये मत डालिए कि किस कालखंड में है, कौन सरकार में है। बात 6 साल की नहीं है, बात है 25 वर्ष की। झारखंड बना है इसी के लिए। 25 वर्षों में अनुसूचित जाति के ऊपर जो अत्याचार के मुकदमे दर्ज हुए हैं वो उसकी संख्या 5,000 से अधिक है। जब आयोग फंक्शन करने लगेगा तो इस तरह की घटनाएं नियंत्रित रहेंगी। वर्तमान में राज्य में 14% जो एससी समाज की आबादी है उनके विकास के लिए कुल मिलाकर एससी आयोग के गठन की जरूरत है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची।
और देखिए, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की ओर से एससी आयोग के गठन की मांग को लेकर लिखी गई चिट्ठी पर अब सियासत तेज हो गई है। इस पत्र में राज्य में एससी समाज की स्थिति को एसटी से भी बदतर बताया गया है। साथ ही आबादी और उनकी आमदनी का भी जिक्र हुआ है। जेएमएम ने हेमंत सोरेन को संजीदा मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि वो इस मामले में जरूर निर्णय लेंगे। दूसरी ओर बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर 6 साल में भी गठबंधन में शामिल दलों की मांगों को अनदेखा करने का गंभीर आरोप लगाया। देखिए, राधाकृष्ण किशोर जी पुराने अनुभवी नेता हैं। उन्होंने अपनी भावनाएं रखी हैं सरकार के सामने। निश्चित रूप से सरकार इस पर संज्ञान लेगी। बहुत सारे आयोग का गठन का अभी पाइपलाइन में है, प्रक्रिया में है। मैं समझता हूं बहुत जल्द जो महत्वपूर्ण आयोग हैं उनका गठन कर लिया जाएगा। मंत्री जी 6 वर्षों से लगातार शासनकाल में हैं और जब उनके ही कैबिनेट के सहयोगी कह रहे हैं कि 6 वर्षों में भी साहब आप बिल्कुल नाकामयाब रहे हैं एससी की स्थिति को सुधारने में, तो मुख्यमंत्री जी के लिए पास क्या बचता है? या तो वो इस्तीफा दे दे या जो मंत्री आरोप लगा रहे हैं उनका इस्तीफा ले ले। बढ़ते आगे, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि वित्त मंत्री जिस बात को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं उन्हें इस चीज पर कार्रवाई करनी चाहिए और ये बता देना चाहिए कि क्यों इस तरह के हालात बने हुए हैं। राधाकृष्ण किशोर खुद मंत्री है और उन्हें समय पर काम करना चाहिए। केवल बात करने की जगह कैबिनेट में चर्चा करने का भी राजेश ठाकुर ने सलाह दी है। इसलिए उनको इस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। क्यों ऐसी स्थिति है? हमारा कुछ नहीं कहना है। सब लोग मंत्री हैं, मंत्रिमंडल में बैठते हैं। मंत्रिमंडल में इन बातों की चर्चा होनी चाहिए और तभी कोई समाधान निकलेगा, न कि इधर उधर की बात करने से कोई समाधान निकलने वाला है। और देखिए, घाटशिला उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी ताकत पूरी तरह झोंक कर रख दी है। बीजेपी और जेएमएम के स्टार प्रचारक लगातार घाटशिला की धरती पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसी बीच दोनों ही पार्टी के नेताओं के बीच बयानबाजी काफी तेज हो चुकी है। बीजेपी ने कहा कि सरकार के साथ पूरा कैबिनेट घाटशिला कैंप करने में जुटा है। वहीं जेएमएम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को अपने झारखंड के नेता कार्यकर्ता पर भरोसा ही नहीं है और इसीलिए दूसरे राज्यों से नेताओं को लाकर ठगने का काम चल रहा है। लेकिन बोल करके आबुआ जितनी भी संपत्ति वो सबको लूट करके यहाँ से ले जा रहे हैं बाहर के माफियाओं। दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत को झोंका है। एक तरफ सत्ता पे बैठे हुए लोग हैं, स्वयं मुख्यमंत्री हैं, उनकी पूरी कैबिनेट है, पूरी टीम है और हमारे पास में भारतीय जनता पार्टी के नेता और समर्पित कार्यकर्ता। इन्हें अपने झारखंड के न नेता पर इन्हें भरोसा और न जनता से कोई लेना देना। ये तो सोचते हैं कि हम जो हमारे बोरो हैं जब बाहर के मध्य प्रदेश, आसाम और अन्य गुजरात, उड़ीसा, अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़, वहाँ से लाकर लोगों को बड़े बड़े जहाज़ों में, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर में लाकर और जनता को भ्रम जाल में फंसाकर जात पात में, हिंदू मुस्लिम में, आदिवासी गैर आदिवासी में बांटकर हम अपनी चुनावी नैया पार कर लेंगे। इसका तो जनता ने बहुत हाल में ही इसको बहुत अच्छी तरह से इन लोगों को इसका जवाब दे दिया है झारखंड की जनता ने। और 11 नवंबर को होने वाले घाटशिला उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार प्रसार अपने शबाब पर है। सीएम हेमंत सोरेन ने कल घाटशिला में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी पर निशाना साधा है। सीएम ने बीजेपी को व्यापारियों की जमात वाली पार्टी बताया, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए घाटशिला उपचुनाव को जीतने की चुनौती दी। वहीं दूसरी तरफ जेएमएम ने चंपाई सोरेन को विश्वासघाती बताया। फर्क तो इनको काफ़ी पड़ रहा है, वरना इन्होंने कहा था कि यहाँ प्रचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। अपने सारे मंत्रियों को, सारे विधायकों को सिंहभूम कैंपेन करा दिया है, कैंप करा दिया है। तो मुख्यमंत्री जी को कहीं ना कहीं बदलती हवा के रुख का एहसास हो गया है। और जहाँ तक व्यापारियों की पार्टी होने की बात है तो सच में झारखंड में व्यापारियों का वर्चस्व है। वो लोहा चोरी करने वाले लोग हों, कोयला चोरी करने वाले लोग हों, बालू चोरी करने वाले लोग हों, पिछले 6 वर्षों में मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में ऐसे व्यापारी पूरे देश से झारखंड में लगातार उतर आए। चंपाई सोरेन जी, मैं समझता हूं कि इस बार उनको अपने राजनीतिक धरातल का पता चल जाएगा। उनको पूरे क्षेत्र में, पूरे कोल्हान क्षेत्र में वो कहीं न कहीं विश्वासघाती के तौर पर चिन्हित हुए हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी ने उन्हें वो पद देकर नवाजा था जो मैं समझता हूं कि उनके राजनीतिक जीवन का सबसे अहम पड़ाव था।
बढ़ते आगे, सीएम हेमंत सोरेन के बयान के बाद बीजेपी में आक्रोश देखने को मिल रहा है। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सीएम हेमंत सोरेन के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन को सत्ता का घमंड हो चुका है और इस तरह की बयानबाजी से ये साबित होता है कि घाटशिला में वो हार रहे हैं। व्यापारी समाज को गाली देना और झारखंड के आदिवासी मूलवासी को ठगना उनका काम है। सीएम पद पर होकर इस तरह की बयानबाजी करना ये एक सीएम को शोभा कहीं से भी नहीं देता। मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जी सत्ता के नशे में चूर हैं और विभिन्न अवसरों पर जब जब मौका मिलता है, एक व्यापारी समाज बहुत बड़ा समाज है, उनको गालियां बकने का और अपमानित करने का कोई भी अवसर छोड़ना नहीं चाहते। जिस प्रकार से सार्वजनिक रूप से सभा के माध्यम से उन्होंने कहा है कि व्यापारी पहले पैर छूते फिर गर्दन पकड़ते हैं, इस प्रकार का गाली बकने का अपमान करने का अधिकार उनको कौन दिया है किसी समाज को? आज पूरा व्यापारी समाज गुस्सा और आक्रोश में अहंकार बोल रहा है और अहंकार किसी का नहीं रहा है। और जिस तरह से आज ये घाटशिला विधानसभा चुनाव में घाटशिला की जनता झारखंड मुक्ति मोर्चा को नकारने वाली है और इसके वजह से ही वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। लोग को पता चल चुका है कि जिस तरह विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा बड़े बड़े वादे किए गए, चाहे युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, गरीबों के लिए, लेकिन वो सारा वादा फेल हो गया। मैया सम्मान के नाम पर आज घर में कलह कराने के लिए, घर में झगड़ा कराने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कर रहे हैं। बढ़ते आगे, झारखंड कांग्रेस झारखंड में होने वाले एसआईआर से पहले अपनी तमाम तैयारियां पूरी करना चाहती है। विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा है कि झारखंड में एसआईआर से पहले कांग्रेस लोकतंत्र बचाओ अभियान चलाएगी। साथ ही ये भी कहा कि निर्वाचन आयोग अगर झारखंड में सरकार की एजेंसी बनकर काम करेगी तो इसके खिलाफ राज्य भर में प्रदर्शन होगा। प्रदीप यादव ने कहा है कि जब तक देश में कांग्रेस है तब तक संविधान सुरक्षित है। सिर्फ काम है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण प्रक्रिया को सही ढंग से हो, मतदाता पहचान की चोरी और मताधिकार से नागरिकों को वंचित करने का नहीं। कांग्रेस की मजबूती के दिशा में हम सब प्रयासरत कर रहे हैं पूरे देश में, और संविधान पर विश्वास करने वाले, लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले, धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास करने वाले तमाम दलों को एक मंच पर लाने का कांग्रेस ने प्रयास किया है। और इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर आ रही है। बिलासपुर में बड़ा रेल हादसा हो गया। पैसेंजर और मालगाड़ी की भिड़ंत हुई है। आमने सामने भिड़ंत से हादसा हुआ है। हादसे में कई यात्रियों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां बिलासपुर में बहुत बड़ा रेल हादसा हो गया है। पैसेंजर और मालगाड़ी की आपस में भिड़ंत हो गई है। आमने सामने भिड़ंत से यह हादसा हुआ है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए कैसे मालगाड़ी और पैसेंजर गाड़ी में आपसी भिड़ंत हो गई और ये तस्वीरें सामने आई है। ये रेल हादसे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आमने सामने भिड़ंत में हादसा हुआ है। कई यात्रियों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिलासपुर में ये बड़ा रेल हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देखिए कैसे ये आपस में भिड़ंत होने की वजह से ट्रेन के जो डिब्बे हैं वो एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ गए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बताया जा रहा है कि कई यात्रियों को नुकसान पहुंचा है, जख्मी हुए हैं, हताहत होने की खबर है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार कई यात्रियों के हताहत होने की सूचना मिल रही है। छत्तीसगढ़ में ये बड़ा रेल हादसा हुआ है जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पैसेंजर और मालगाड़ी के बीच में ये भिड़ंत हुई है और देखिए आमने सामने भिड़ंत होने की वजह से दोनों ही गाड़ियों के डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए आपको नजर आ रहे होंगे। एक तरफ नीले रंग में मालगाड़ी है तो दूसरी तरफ पीले रंग में ये पैसेंजर ट्रेन है जिसमें यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि कई यात्री हताहत उन्हें पहुंचा है, जख्मी हुए हैं वो, लेकिन अभी प्राथमिक सूचना के आधार पर किसी के भी मौत की खबर अब तक सामने नहीं आई। घटिया हुआ है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।